हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डीडीओ एजुकेशन चैनल में। मैं होम साइंस का चैप्टर वाइज जो वीडियो कराती थी उसका मैं नया सीरीज़ लेके आई हूँ। ये चैप्टर का नाम है संतुलित आहार। ये होम साइंस के चैप्टर में दिया है संतुलित आहार या फिर भोजन। आहार मतलब भोजन या फिर आहार। तो हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला मैंने टॉपिक लिया है कि संतुलित आहार के तत्व होते हैं। संतुलित आहार के तत्व होते हैं या फिर भोजन के संतुलित भोजन के तत्व या फिर आहार के तत्व होते हैं। तो देख लेते हैं। इसका पहला तत्व होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व। क्या क्या होता है? पहला होता है इसका ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें अनाज आता है, वसा आता है और शर्करा आता है। जो ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे भोज्य तत्व है उसमें अनाज, वसा और शर्करा आता है। और दूसरा दिया है कि शरीर निर्माण करने वाले भोज्य तत्व। दूसरा क्या है? शरीर निर्माण करने वाले भोज्य तत्व। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें प्रोटीन, दूध, दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ, जो ये सारे शरीर निर्माण करने में भोज्य तत्व में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा इसका क्या दिया है। तीसरा दिया है सुरक्षा भोज्य पदार्थ। तो सुरक्षा भोज्य पदार्थ में क्या क्या आता है? फल आती है, सब्जियां आती है, अन्य पोषक तत्व, जल या रुक्षांश। रुक्षांश मतलब और ज़रूरत की चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमारे सुरक्षा भोज्य पदार्थों में रखी गई है। तो अब इसके आधार पे हुआ कि संतुलित आहार भोज्य तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संतुलित आहार भोज्य तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। दूसरा है शरीर निर्माण करने वाली भोज्य पदार्थ। और तीसरा है कि सुरक्षा भोज्य पदार्थ। और इसके अलग अलग नाम है रखे गए हैं। उसमें कौन कौन से ऊर्जा प्रदान करने वाले में अनाज आ जाएगा, शर्करा आएगा, वसा आएगा। और शरीर निर्माण प्रोटीन, दूध, दूध से बने हुए पदार्थ, ये सब आएंगे। और सुरक्षा भोज्य पदार्थों में आपके फल और सब्जियां, अन्य पोषक तत्व और जल और रुक्षांश आ जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना फ्रेंड? अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के बारे में बहुत पूछता है एग्जाम में। देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, कुछ अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन है इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, गंधक, कुछ अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसका ये पहला टॉपिक है। इसका दूसरा टॉपिक है यह एक रासायनिक सम्मिश्रण होता है। प्रोटीन कैसा सम्मिश्रण होता है? तो यह रासायनिक सम्मिश्रण होता है जिसमें 22 यौगिक होते हैं। प्रोटीन में कितने यौगिक होते हैं? तो 22 यौगिक होते हैं, जिसे एमिनो अम्ल कहते हैं। इस 22 यौगिकों को हम क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं फ्रेंड। इस 22 यौगिकों को क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। 10 एमिनो अम्ल शरीर के लिए अति आवश्यक है। ये 22 इसके यौगिक होते हैं जितने, इसमें से 10 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि प्रोटीन को खाद्य पदार्थों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रोटीन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है प्रोटीन, और वो भी खाद्य पदार्थों के आधार पर प्रोटीन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका वनस्पति जन्य प्रोटीन, दूसरा है पशुजन्य प्रोटीन। ओके। तो वनस्पति जन्य प्रोटीन में क्या आता है फ्रेंड? तो वनस्पति जन्य प्रोटीन में कैसे आता है कि वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ वनस्पति प्रोटीन कहलाते हैं या फिर होते हैं। जो वनस्पति जगत से हम प्राप्त करते हैं भोज्य पदार्थ वो वनस्पति प्रोटीन कहलाते हैं, जिसमें अनिवार्य एमिनो अम्ल बहुत कम होते हैं। जो अनिवार्य एमिनो अम्ल है, मतलब जो 10 हमारे शरीर के लिए आवश्यक थे, इसमें बहुत कम पाए जाते हैं। केवल सोयाबीन वनस्पति प्रोटीन का उत्तम साधन है। जो सोयाबीन है वो वनस्पति प्रोटीन का उत्तम साधन है। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हम दूसरा देख लेते हैं जो है पशुजन्य प्रोटीन। ये है पशुजन्य प्रोटीन। पशु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडे आदि पशुजन्य प्रोटीन कहलाते हैं। कौन कौन से पशुजन्य कहलाते हैं? तो पशु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ, दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडे आदि ये जो होते हैं पशुजन्य प्रोटीन कहलाते हैं। आगे लिखा है कि इसमें अधिकांश एमिनो अम्ल रहता है जो वनस्पति प्रोटीन से उत्तम रहते हैं। इसमें अधिकांश क्या रहता है? एमिनो अम्ल।
आगे हम देखेंगे कि इसमें अधिकांश एमिनो अम्ल रहता है। इसमें अधिकांश एमिनो अम्ल नहीं था वनस्पति जगत वाले में, लेकिन पशु जगत से प्राप्त जो प्रोटीन होते हैं उसमें अधिकांश एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इतना तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं कि प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला दिया है कि नवीन तंतु कोशिकाओं का निर्माण, मरम्मत और वृद्धि। जो प्रोटीन है वो हमारे नवीन तंतु कोशिकाओं का निर्माण करता है, उनकी मरम्मत करता है और वृद्धि भी करता है। और दूसरा दिया है कि मानसिक शक्ति बढ़ाता है। प्रोटीन हमारा मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। तीसरा दिया है कि रोग निवारण शक्ति देना। रोग निवारण शक्ति देना मतलब कि ये इम्यूनिटी पावर हमें रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। चौथा है कि ऊर्जा एवं ऊष्मा का उत्पादन करना। हमारे बॉडी में ऊर्जा और ऊष्मा मतलब एनर्जी की और ये उत्पादन करता है। पांचवा दिया है कि हार्मोन्स का निवारण करना। ये हार्मोन्स से जुड़ी दिक्कतें जितनी बनती है उसका प्रोटीन जो होता है वो निवारण करता है। छठवां है कि पाचन रसों का निर्माण करना। ये हमारे बॉडी में प्रोटीन जो है वो पांचों रसों का निर्माण करता है। 7 है कि शरीर का उत्तम गठन। प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी की जितनी मांग होती है उतना अगर प्रोटीन हमारे बॉडी को मिले तो हमारा शरीर का जो गठन होता है इस वो उत्तम ढंग से होता है, मतलब इसकी वृद्धि उत्तम ढंग से होती है। आठवां दे रहा है कि त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये हमारे स्किन को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन प्राप्त के साधन कहाँ कहाँ से होते हैं। प्रोटीन प्राप्त के साधन क्या क्या है। हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो मसूर, मटर, मूंग, अरहर, चने की दाल, अंकुरित तथा साधारणतः अनाज, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, पनीर, मांस, मछलियां, अंडे, शाकाहारी भोजन में दूध ही उत्तम प्रोटीन का स्रोत है। तो हमें प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होगा। तो मसूर की दाल, मटर, मूंग, अरहर, ये जो सारी चीज़ें हैं जो वनस्पति जगत में प्राप्त है उसमें हमें प्रोटीन मिलती है। और सबसे अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन दूध से मिलती है, दूध से बने हुए चीज़ों से मिलती है, मांस मछलियों से मिलती है, अंडे, शाकाहारी भोजन। और ये जो दूध है ना वो प्रोटीन का प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है फ्रेंड। प्रोटीन प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत दूध और दूध से बने हुए जो चीज़ें जैसे पनीर, दही, खोआ, ये जो सारी चीज़ें बनती है ना इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छे स्रोत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दे रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ है। ये शर्करा एवं श्वेत सार के रूप में रहते हैं। ये किस रूप में रहते हैं। तो ये शर्करा और श्वेत सार के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट है कि ये ऊष्मा ऊर्जा प्रदान कर शरीर को शक्ति प्रदान देते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के 4 प्रकार हैं फ्रेंड, बिल्कुल इजी है। अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड, तीसरा है ट्राइसेक्राइड, चौथा है पॉलीसेक्राइड। और ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार कितने होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। क्लियर। नेक्स्ट हम टॉपिक चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से कार्य करता है हमारे बॉडी में। इसका पहला दे रखा है कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये तो पहले ही लिखा था कि ये शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करता है। दूसरा है कि पेशियों का निर्माण करता है। तीसरा है कि ये हमारे शरीर के ताप की स्थिरांक जो 90 फ़ारेनहाइट पर रखता है। और चौथा दिया है कि श्रम के लिए ऊर्जा तथा शीत ऋतु के लिए ऊष्मा। श्रम के लिए ऊर्जा देता है और शीत ऋतु के लिए ऊष्मा देता है। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में
संचित रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है। आगे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति के साधन। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से प्राप्त हम कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ से? सभी अनाजों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। पहला है गेहूँ, मक्का, जौ, चावल, साबूदाना, ज्वार, बाजरा, आलू, मधु, गन्ने के गुड़ में, खजूर, अंगूर, चुकंदर, शर्करा, मिश्री कंद, फल, दूध, चावल, अनाज के छिलके, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब में हम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा मौजूद देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा प्रचुर मात्रा में सारे अनाजों में पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे वसा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वसा। वसा क्या है, समझ लेते हैं वसा क्या है, क्या क्या इसके कार्य है। तो वसा में दे रहा है कि वसा में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं। वसा में क्या क्या होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं। ओके, नेक्स्ट दे रहा है कि वसा दहन से शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न होती है। वसा दहन से शरीर में क्या क्या उत्पन्न होती है, शक्ति और गर्मी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट दिया है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट से 1.5 गुना अधिक शक्ति और गर्मी प्रदान करने की क्षमता होती है। ये जो वसा है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स से 1.5 गुना ज़्यादा शक्ति प्रदान करने की और गर्मी देने की इसमें क्षमता होती है। और नेक्स्ट दिया है यह चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन मिश्रण होता है। ये कैसा मिश्रण होता है, तो ये चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन मिश्रण होता है। ये वसा चर्बीदार और ग्लिसरीन मिश्रण अम्ल होता है, वो वसा होता है, इसका मिश्रण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वसा प्राप्ति के साधन। तो वसा प्राप्ति के साधन क्या क्या है, तो वसा है सरसों का ये जो ऑयल आता है, तेल है, नारियल, मूंगफली, तिल, बादाम, सूखे मेवे, मछली, चर्बी, अंडे, घी, मक्खन, ये जितनी ऑयली चीज़ें हैं ना, उसमें वसा की प्राप्ति बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हम वसा के कार्य देख लेंगे। वसा का कार्य क्या क्या दिया है फ्रेंड, वसा का कार्य दिया है, पहला शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। दूसरा है कि ये शरीर को बाहरी रचना को सुडौल और सुगठित रूप देता है। जो हमारे शरीर की बाहरी रचना है, इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, उसको ये सुडौल बनाने में और सुसंगठित करने में, रूप देने में सहायता करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा क्या है, कि ये शरीर को चिकना रखता है। चौथा है कि विटामिनों की प्राप्ति करना एवं शीत ऋतु से रक्षा करता है। इससे हमें विटामिन की, बहुत सारे विटामिन की प्राप्ति होती है और ये हमारे शीत ऋतु में सहायता करता है फ्रेंड। ये शीत ऋतु में हमारी क्या करता है, सहायता करता है, हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं खनिज लवण। अब हम खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिज लवण के बारे में क्या है कि खनिज लवण शरीर विकास, जीवन संबंधी क्रियाओं की नियमितता और स्वस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। जो खनिज लवण है, ये हमारे जीवन विकास और जीवन के संबंधित क्रियाओं की नियमितता या निरंतरता, इसे निरंतरता भी हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा है कि साधारण नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फोरस, सोडियम फास्फोरस, लोहा, आयरन, कॉपर आदि में खनिज लवण की रूप में देखा जाता है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है विटामिन। अब हम पढ़ेंगे विटामिन। इधर हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, खनिज लवण का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का। ये सब क्या थे, ये सब हमारे संतुलित आहार भोज्य पदार्थों में थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। हमने ये नोट्स जो बनाया बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, मैं इस तरीके से बनाई हूँ कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। कौन कौन से, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से, ये पूछता है क्वेश्चन
कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं जल में घुलनशील हमारा बी है और सी है। ओके, और जो नहीं घुलने वाला है, जो वसा में घुलनशील है, वो ए है, डी है, ई है और के है। ये नहीं भूलिएगा फ्रेंड, जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ओके, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और कौन सी विटामिन जल में घुलते हैं वो भी मैं बता दी, कौन विटामिन वसा में घुलते हैं वो भी मैं बता दी। और जो वसा में घुलते हैं वो जल में नहीं घुलेंगे, जो जल में घुलते हैं वसा में नहीं घूमेंगे। ओके, तो और देखते हैं विटामिन बी के बारे में लिखी हूँ मैं कुछ। विटामिन बी क्या करता है? तो चयापचय के लिए, शरीर में ऊर्जादायक, तंत्रिका तंत्र रोगों से बचाव, पाचन शक्ति, शरीर में वृद्धि, बेरी बेरी और पेलाग्रा रोग से बचाता है। विटामिन बी का ये कार्य है। अब विटामिन ए क्या करता है? तो विटामिन ए ये करता है कि शरीर में वृद्धि, नेत्र को स्वस्थ रखता है, पाचन ठीक करता है, श्वसन ठीक करता है, हमारे अस्थियां, दांत स्वस्थ रहता है। और इसके कमी से रतौंधी रोग होता है, और इसके कमी से क्या होता है? बेरी बेरी पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन डी हम देखेंगे, अस्थि की निर्बलता हो जाएगी, दूर करना, स्वस्थ रखना, वृद्धि करना, दांतों को मजबूत करना, संक्रमण रोगों से बचाना, ये सब विटामिन डी करता है। और इसकी कमी से हमें रिकेट्स रोग नामक रोग होता है, और विटामिन डी ही इससे रक्षा करता है। अब हम देखेंगे विटामिन ई के बारे में। ये प्रजनन शक्ति को स्वस्थ रखता है। ये विटामिन ई जो है ना, वो हमारे प्रजनन शक्ति को स्वस्थ रखता है। और के जो है, ये रक्त को थक्का बनने से रोकता है, और विटामिन के कारण ही रक्त में थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो प्रजनन शक्ति से की जो ये सारी रोगें होती है ना, विटामिन ई के कमी के द्वारा होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे दिया है कुछ, ये क्वेश्चन लिखियो। चलिए साथ में इसको भी पढ़ते ही चलते हैं। इसमें दिया है, पहला में लिखी हुई कुछ नोट्स के ही जैसा समझ लीजिए कि अखिल भारतीय गृह विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। बिहारी लाल कॉलेज ऑफ होम साइंस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। रमन फोर्ड्स किचन की स्थापना शिकागो में हुई थी, और किसने किया था? तो H.L. रिचर्ड ने किया था। HESA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1909 में हुई थी। पांचवा है, डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया का प्रकाशन 1931 में हुआ था। अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन कब हुआ था? 1926 में हुआ था अखिल भारतीय सम्मेलन। नेक्स्ट है, वनस्पतिक रेशे प्राप्त होते हैं। तो वनस्पतिक रेशे वनस्पतिक रेशों से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है किससे? तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। और 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण। खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण के कार्य। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण के कार्य। इसमें क्या है? पहला है कैल्शियम। आपका पहला क्या है? कैल्शियम। अब कैल्शियम के हम देख लेते हैं कार्य क्या क्या होते हैं। ये अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है, विकास एवं वृद्धि में काम आता है, ये शक्तिशाली हमें बनाता है, पेशियों की क्रियाशीलता और रक्त और हृदय की को स्वस्थ रखने के लिए, और संक्रमण रोगों से ये हमारी रक्षा करता है। कैल्शियम के ये कार्य होते हैं। और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये गुड़, मछली, नहीं, गुड़, मूली, मांस, दूध, पनीर, मछली के फल दिया यहाँ पे होगा, अंडे शायद होंगे मछली के, साग सब्जियाँ, मेवे, गेहूँ, अदरक और शलजम में जो होता है कैल्शियम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे आगे की फास्फोरस। फास्फोरस का क्या क्या होता है? तो ये अस्थियों, दांतों, रक्त तथा तंत्रिका तंत्र स्वच्छ रखता है तथा शारीरिक विकास में सहायक होता है। रक्त के लाल कणों के लिए आवश्यक होता है।
फास्फोरस हमारे रक्त के लाल कणों के लिए आवश्यक होता है। किसमें किसमें पाया जाता है? पनीर, अंडे, मांस, पत्ता गोभी, पालक, मछली, दाल, बादाम, तिल, मूंगफली, सोया, आलू, दही, सेब, इन सब चीज़ों में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोहा। ये हमारे रक्त को लाल कणों को लाल रखने में आवश्यक होता है। और ये दाल, मक्के, अनाज, खजूर, खीरा, पुदीना, मछली, मटर, सेब, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आयोडीन नमक। आयोडीन नमक में क्या कह रहा है कि इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है? तो थायराइड की ग्रंथियों को ये समुचित क्रियाशील रखता है और इसकी कमी से थायराइड्स नामक बीमारियां हो जाती हैं। और आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग भी पहले होता था। अभी पहले नमक दूसरे जैसा आता था, अभी दूसरे जैसा आता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो नींबू, मूली, प्याज, लहसुन, मछली की सब्जियों में ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साधारण नमक। हम देखे हैं आयोडीन नमक, अब हम देखेंगे साधारण नमक। साधारण नमक को पाचन तंत्र की क्रियाशीलता और कार्य क्षमता बनाए रखना। इसका कार्य क्या होता है कि ये पाचन तंत्र की क्रियाशीलता और कार्य क्षमता को बनाए रखता है। अब हम पोटेशियम पढ़ेंगे। इसका कार्य क्या होता है कि अस्थियों, दांतों, कोशिकाओं, रक्त तथा तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हरी सब्जियों में पोटेशियम पाया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे गंधक। तो गंधक से क्या होता है? तो बाल, नाखून, ये सभी हेल्दी रहते हैं हमारे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोडियम कार्बोनेट। इससे क्या होता है कि रक्त वृद्धि होती है, अम्ल क्षार, संतुलित पाचक रसों का निर्माण तथा विकारों का उत्सर्जन होता है। सोडियम कार्बोनेट से क्या होता है कि रक्त में हमारी वृद्धि होती है, अम्ल क्षार संतुलित होता है, पाचन रसों का निर्माण होता है और विकारों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्लोरीन। हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का क्या कार्य होता है? क्लोरीन का पाचन रसों का निर्माण कर उसे सक्रिय करता है। क्लोरीन क्या करता है? हमारे पाचन रसों का निर्माण करता है और उसे हमारे बॉडी में सक्रिय करता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है क्लोरीन? टमाटर, पालक, खजूर, सलाद, केला, चोकर और अनाज में क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। ये कुछ विटामिन के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि अब तक 15 प्रकार के विटामिन का पता लगाया जा चुका है और विटामिन बी सबसे बड़ा परिवार है और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड, हमने आज का जो संतुलित आहार टॉपिक क्लियर किया, उसमें जितने विटामिन थे उसको क्लियर किया, खनिज लवण क्लियर किया, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जितनी थी सबको हमने क्लियर किया। और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड।